नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल्स से। तो यहाँ हमारा गोल होगा कि हम सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको पिक करें और उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करें। यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 क्वार्टर्स के सबसे लोएस्ट लेवल पर आ चुका है, जो है 6.7%। सो हमेशा हम लोग जीडीपी की जब इंडिया की बात कर रहे थे, पिछले एक साल से मैं न्यूज़पेपर के वीडियोस बना रहा हूँ, हमेशा हम फोरकास्ट को ऊपर लेके जा रहे थे। जब भी रिवाइज हो रहे थे फोरकास्ट हमारे 7.2%, 7.3%। अभी मूडीज और फिच, इन दोनों की हमने रिपोर्ट पढ़ी शायद कल या परसों के ही न्यूज़पेपर में, जहां हमने देखा कि 7.2% का उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, एस्टिमेट सेट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल इस वक्त 6.7% की ग्रोथ आई है इंडिया की जीडीपी की। तो जानते हैं कि अचानक से इतना कम कैसे हो गई। इंडिया का जो जून क्वार्टर का ग्रोथ है ये आया है 6.7% और ये 5 क्वार्टर्स के लो पर आ गया है, और ड्यू टू अ लोअर इंक्रीज इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग द एंटायर 3 मंथ पीरियड। तो इनका कहना है ड्यू टू इंक्रीज इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोअर इंक्रीज इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग द 3 मंथ पीरियड। जो जीडीपी है हमारा ये लोअर है, जो आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था, उससे आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था 7.1% का ग्रोथ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और 52 इकोनॉमिस्ट थे, जब उनका एक सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा ऑन एन एवरेज प्रेडिक्ट किया 6.9%। जो डेटा रिलीज किया गया है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, इन्होंने दिखाया कि जो ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीवीए है, ये काफी बढ़िया यहाँ पे हमें पिकअप देखने को मिला है जून क्वार्टर में, जो 6.8% रहा है एज कम्पेयर टू 6.3% मार्च से। एंड यहाँ पे नेट टैक्सेस जो है ये लोअर रहे प्रोडक्ट पे, यही इसका कारण बताया जा रहा है। ओवरऑल जहां हमने सब्ट्रैक्ट किया सब्सिडीज को फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जीडीपी कैलकुलेट होता है जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं जीवीए को, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया, एक तो आप जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, और उसके अलावा सारे टैक्सेस यूजुअली इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो आप जीएसटी देते हैं, चाहे मैगी के पैकेट पे देते हो या राशन या स्कूल या कोई भी सर्विस आप लेते हैं, वहां भी जीएसटी पे करते हैं, बेसिकली वो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड में उसे ऐड कर दें तो यहाँ पे जीडीपी का कैलकुलेशन आ जाता है। लेकिन अब जीवीए तो हमारा बढ़िया आया है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कम आ गया है, तो ये अगर माइनस हो गया यहाँ से, तो जीडीपी के कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे जीडीपी कम निकल कर आएगा। तो ये रीजन बताया जा रहा है इसका। तो जीडीपी ग्रोथ हमेशा एक्सीड करता है यूजुअली जीवीए ग्रोथ को, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं नेट ऑफ सब्सिडीज। लेकिन गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट देखने को मिला 3.6% का ओवरऑल गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है हमें। एंड जो नेगेटिव ग्रोथ रेट था -10.9% का फर्स्ट 4 मंथ्स में, ये FY25 के। ये इंप्लाई करता है कि गोइंग फॉरवर्ड जीवीए का ग्रोथ रेट और जीडीपी का ये काफी क्लोज रहने वाला है। एंड ये कहना है कि इसका चीफ पॉलिसी एडवाइजर का एट EY इंडिया। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है स्लो डाउन बताया जा रहा है कि कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इंडिया के जीडीपी कम होने से। एंड ये नॉर्मलाइजेशन है ग्रोथ में इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्ले है। ओवरऑल हमारे जो कंपनीज हैं, हमारे इंडस्ट्रीज हैं, ये ग्रो कर रही हैं, इनका ये कहना है, और ग्रोथ में कोई हिंड्रेंस भी नहीं आई है। तो जून के क्वार्टर में एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा है 2.7%, जो एडवर्सली इफेक्टेड रहा लास्ट ईयर के पुअर मानसून से और हीट वेव से। हीट वेव ने बहुत परेशान किया और पुअर मानसून ने लास्ट ईयर, जिसकी वजह से काफी सारे स्टेट्स में रिजर्वॉयर बिल्कुल सूख गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार जो मानसून है वो काफी अच्छा है, तो आगे हम लोग डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी बढ़िया आएगा। एंड यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन में 10.5% की ग्रोथ है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई में भी 10.4% की ग्रोथ है। तो काफी बढ़िया ग्रोथ ओवरऑल हमें देखने को मिल रही है इन सारे सेक्टर्स में। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है अगर देखा जाए तो, बट ओवरऑल टैक्स इफेक्ट की वजह से हमारा जीडीपी कम आ रहा है। फॉलिंग एपीआई प्राइसेस सिग्नल चाइनीज प्रेडेटरी प्ले। यहाँ पे चाइनीज प्रेडेटरी प्ले मतलब चाइनीज सप्लाई की वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्यादा डिस्कस करते नहीं है इंडिया में भी, अगर आप न्यूज पे देखेंगे तो वो ज्यादा डिस्कशंस नहीं रहते हैं यूजुअली। एंड
इसका मेन रीज़न ये भी है कि अभी हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही है। एंड जैसे ही प्राइस हमें ऐसा लगेगा दवाइयों की बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं, पैरासीटामोल भी बहुत महंगा हो गया है, छोटी छोटी दवाइयाँ भी, उस दिन हम लोग शायद डिस्कस करने बैठेंगे। बट देखिए हमारी कंपनीज़ को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। अगर आप फार्मा में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या काम भी करना चाहते हैं आगे, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनको हम बोलते हैं एपीआईज, ये डिक्लाइन हो रहे हैं पिछले कई महीनों से, ठीक है, जिसकी वजह से जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है ना, इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री इंसाइडर है, वो कह रहे हैं कि ये चाइनीज कंपनीज क्या कर रही है ना, सप्लाई को जानबूझ के कम कर रही है ताकि ये प्राइसिंग बढ़ा सके, अपने हिसाब से प्राइसिंग कर पाए, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर पाए। यहाँ पे जो की एपीआईज हैं, क्या क्या की एपीआईज है, जैसे कि पारासीटामोल, पेनिसिलिन, ठीक है, इसके अलावा है ये सिटाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन। सो आई एम रियली सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऑफ रहा है इन चीज़ों का, बिकॉज ये ऐसे प्रोनाउंसिएशंस हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है एक नॉर्मल इंसान के लिए जो फार्मास्यूटिकल फील्ड से नहीं है, मेडिकल फील्ड से नहीं है। तो ये जितने भी फार्मास्यूटिकल एपीआईज है ना, ये $4.6 पर किलोग्राम है अभी। और याद रखिएगा, ये हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही हेविली डिपेंड करती है चाइनीज कंपनीज पर। तो चाइना से हम सीधा सीधा इसीलिए भी पंगे नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना पे हम डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें, ये डाउन है 53% अपने पीक से एंड 31% ईयर ऑन ईयर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एम्लोडिपिन, ये जो है डिक्रीज हुआ है 60% अपने पीक से टू $64 पर केजी, 26% हमें डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो टर्बुलेंस आ रही है ना, जो उतार चढ़ाव है, बड़े ऊपर नीचे प्राइस में वॉलेटिलिटी आ रही है एपीआई इसके, ये चलने वाला है आगे भी। एंड जब तक कंट्री हमारी डिपेंडेंट रहेगी इंपोर्ट्स पे, तब तक ये चलता रहेगा। जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट है, आप दूसरों के मर्जी से ही जिएंगे, राइट। तो यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यही बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है कि चाइनीज कंपनीज टिपिकली क्या करती है, प्रेडेटरी प्राइसिंग करती है। मतलब प्रेडेटरी प्राइसिंग आप तब करोगे ना जब आप मोनोपोली हो। जैसे आप ही एक दुकान हो पूरे मोहल्ले में, तो आप कुछ भी दाम पे बेचो। जैसे आप किसी रिमोट लोकेशन पे चले जाओ, तो वहां पे जैसे एयरपोर्ट्स पे हम चले जाते हैं, तो हमें अलग दाम पे समोसे आपको 200 रुपए के मिल रहे होते हैं, राइट। तो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है, वहां पे अलाउड है ये। बट किसी पहाड़ पे आप दूर जा रहे हैं, वहां आपको मैगी मिल रही है, तो ऑफकोर्स महंगी मिलेगी। तो यही चीज है कि कुछ समय हमें लगेगा स्टेबलाइजेशन देखने में, स्टेबिलिटी देखने में इनके प्राइसेस में। और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट की, इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत दूर हैं हम कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो पाए चाइना से। तो ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट रहा बाय चाइनीज कंपनीज कि हमारे पीएलआई स्कीम को अंडरमाइन कर पाए एंड लोकल प्रोडक्शन बूस्ट हमारा ना हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रेशर हमेशा रहेगा। अब देखिए, ये ऑफ कोर्स ये एक ओपिनियन है एक्सपर्ट्स का, बट यस इट कैन बी ट्रू। अगर एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं, इंडस्ट्री का ऐसा सोचना है, देन इट कैन बी ट्रू। कि चाइना ने देखा होगा कि इस बार हमने बजट की वीडियो बनाई थी, तो हमने देखा था कि फार्मास्यूटिकल में भी पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस हो गई है, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल प्रोडक्शन बूस्ट हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का भी, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी ही मिलेगी। तो चाइनीज फर्म्स क्या कर रही है, लोअरिंग कर रही है। चाइनीज फर्म्स लोअरिंग कॉस्ट की रीजन बिहाइंड फॉलिंग एपीआई प्राइसेस। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एपीआई प्राइसेस बड़े ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ हम एपीआई प्राइसेस के टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बढ़ा दिया है प्राइस, या बहुत ज़्यादा घटा दिया है इन्होंने। बहुत वॉलेटाइल हो गया है प्राइस। एंड प्रॉब्लम उससे होती है जब आप कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो एज अ कंपनी, एज एन एंटरप्रेन्योर, या कोई भी कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो देखो कि किस रॉ मटेरियल को यूज करता है। जैसे आप लिस्ट निकालिए इन्वेस्टमेंट्स में उन कंपनीज की जो ना क्रूड ऑयल यूज करती हैं, और देखिए इन कंपनीज में ना वॉलेटिलिटी रहती है काफी, अगर क्रूड ऑयल पे हेविली डिपेंडेंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना वॉलेटाइल है। कभी इजराइल की वजह से हो जाता है, कभी रशिया की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे चाइनीज कंपनीज क्या कर रही है, लोअर कर दे रही है अपने प्राइजेस का एपीआईज के लिए और इंटरमीडिएट्स के लिए भी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ती है प्रोडक्शन की। इनकी एपीआई जैसे कि पैरासीटामोल एंड जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स है वो भी इंक्रीज होते हैं कुछ फर्म्स में। तो ओवरऑल
देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहेगा कि अगर हम PLI ले भी आए इंडिया में, अगर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो भी गए, तो चाइनीज इतने कम दाम पे डंप करने लगेंगे अपने APIs को और अपने प्रोडक्ट्स को कि प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज इनसे कम्पीट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट बहुत हेविली सब्सिडाइज करती है अपने इंडस्ट्रीज को। हमारी गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती, हमारी क्या दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक चैलेंज हमें फेस करना है। तो PLI स्कीम अभी बहुत छोटे लेवल पे शुरू होगा, तो वी हैव टू सी कि यहाँ से हम कहाँ जाते हैं। एंट्री लेवल बाइक सेल्स इन स्लो लैंड डिस्पाइट रूरल डिमांड टर्न अराउंड। अगर आप टू व्हीलर जितने भी स्टॉक प्राइसेस हैं, TVS, बजाज, इसके अलावा जितने भी आप कंपनीज देख लीजिए, चाहे आयशर मोटर देख लीजिए, सबके ओवरऑल प्राइसेस बहुत ही बढ़िया रहे हैं इंक्रीज। ठीक है, इस साल बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन उसका रीजन क्या रहा है? रीजन हमने स्पेसिफिकली एक चीज को एट्रीब्यूट किया है कि रूरल डिमांड बहुत बढ़िया रहने वाला है और सेल्स रूरल एरिया से वापस से आने वाली है। टू व्हीलर तो बहुत ज्यादा बिकेंगी वहां पे, सबको ये एक्सपेक्टेड था। स्पेसिफिकली कौन सी बाइक्स? 100 सीसी वाली बाइक, 125 सीसी बाइक, 150 सीसी वाली बाइक, ना कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बाइक्स ऑफकोर्स। लेकिन यहाँ पे बहुत एंट्री लेवल बाइक जो है इन्होंने नहीं गेन किया है रिवाइवल मोटरसाइकिल सेल्स में, अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो। एंड ये एक्चुअली 125 से 150 सीसी का जो सेगमेंट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चमक देखने को नहीं मिल रही है। 125 सीसी सेगमेंट ने करीब 21% का ग्रोथ दिखा है अप्रैल से जुलाई के बीच में, अप्रैल से जुलाई 2024, जबकि 46.5% रहा है फॉर 125 टू 150 सीसी सेगमेंट। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये जो ट्रेंड्स है टॉवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन हो रहा है मोटरसाइकिल्स में। इसका मतलब क्या है? किसी भी जगह पे अगर आपको वर्ड दिखे कि इस इंडस्ट्री में ना प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, मतलब अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के डिमांड ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बाइक्स के केस में शायद से अब लोग 100 और 125 सीसी नहीं बल्कि 150 और उससे ज्यादा सीसी वाले मोटरसाइकिल्स लेना चाहते हैं। जो डेटा आ रहा है ओवरऑल सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से, वो दिखा रहा है कि जो बाइक्स जिनकी इंजन कैपेसिटी 75 से 110 सीसी है, उन्होंने करीब 18.5 मिलियन यूनिट से ज्यादा बेचे हैं अप्रैल से जुलाई में, जहाँ पे 8% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ है। और जबकि ओवरऑल अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल सेल्स करीब 14% ग्रो हुई है, लेकिन 75 से 110 सीसी वाली मोटरसाइकिल सिर्फ 8% ग्रो हो रही है। मतलब जो महंगे मोटरसाइकिल्स हैं वहां पे बढ़िया ग्रोथ देखने को ज्यादा मिल रहा है हमें। एंड यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जरूर ये पिक कीजिएगा कि आपकी कंपनी जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मोटरसाइकिल की, वहां पे पिक कीजिए कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इनके कौन से सीसी वाले सेगमेंट में है। जिस कंपनी के पास हाई सीसी वाला सेगमेंट है बढ़िया, वहां पे हमें ज्यादा बढ़िया आगे ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, अगर ये ग्रोथ ऐसा ही रहा तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली। इससे इंडिया का कंज्यूमर बिहेवियर पता चल रहा है। मास बिहेवियर क्या है कि हमें थोड़ी महंगी बाइक चलेगी, हम लोन पे ले लेंगे, राइट, लेकिन बाइक तो हम एक बार लेते हैं, 20 साल 15 साल चलाते हैं इंडियन लोग एक बाइक को। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रूरल सेल्स आउटपेस कर रहे हैं अर्बन एरियाज को, ये तो हमें पता है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है ये 13.5% ग्रो हुआ है रूरल, जहाँ पे 14.5% ग्रो हुआ है, अर्बन ग्रो हुआ है 12%, 2.5% इन ज्यादा ही है यहाँ पे ओवरऑल नंबर। तो रूरल एरिया में बेटर ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इनकम एक्सपेक्टेशन रूरल एरिया में यह है कि ज्यादा होगी इस बार। तो FMCG प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी रूरल एरियाज में एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा बढ़ेगी। ओवरऑल कंजम्पशन जो गांव और देहात वाला एरिया है इंडिया में, वहां ज्यादा होगा अगले कुछ साल तक, हमें एक्सपेक्टेड है, अगर ऐसा ही मानसून चलता रहा तो। गुड मानसून एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। तो यहाँ पे टिपिकली रूरल एरियाज में जो डिमांड है मोटरसाइकिल्स की वो ज्यादा है देन ऑफ स्कूटर्स। लोग स्कूटी नहीं पसंद करते हैं, वहाँ पे बाइक ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रोड कंडीशंस थोड़े हार्श हैं और दूसरे फैक्टर्स भी हैं कई सारे। तो रूरल अर्बन को बीट कर रहा है टू व्हीलर्स के लिए और 100 से 110 सीसी के लिए, जहाँ पे लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज आ रहा है। तो इसका मतलब प्रीमियम बाइक्स की डिमांड ज्यादा हो गई है। तो आप बताइए कौन सी बाइक्स है आपको लगता है आजकल जो प्रीमियम बाइक्स जिसकी ज्यादा बिक रही है, आपको लगता है ज्यादा डिमांड है उनकी? 150 सीसी और 200 सीसी और 300 सीसी वाली बाइक्स। तो फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स इंडस्ट्री ग्रोथ जो है 100 सीसी के लिए प्राइमरली वो रूरल ड्रिवन है, एंड यहाँ पे ये सिंगल डिजिट पे है। तो हाउएवर जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो 14 से 15% रहेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा सा अब चेंज करना होगा। तो यहाँ पे बजाज ऑटो की बात हो रही है, हीरो मोटर की, होंडा की बात हो रही है और TVS की बात हो रही है। तो आप ये देखिए जो परसेंटेज चेंज है मोटरसाइकिल सेल्स में, अगर 75 से 100 110 सीसी की बात करें तो हीरो ने तो पहले से ग्रोथ दिखाया है, होंडा ने बढ़िया ग्रोथ दिखाया है, ठीक है,
और बाकी नेगेटिव है। बजाज का ग्रोथ नेगेटिव है यहाँ पे और टीवीएस का भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 75 से 110 सीसी वाली बाइक्स की, तो आप उसी के बारे में सोचिएगा जब आप इस चार्ट को देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे। अनफोल्डिंग प्रीमियमाइजेशन, एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स है अब शायद आगे इसमें स्लो ही ग्रोथ रहे एंड प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड अब यहाँ शुरू हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल्स जो सेल्स हैं ये फ्लैट हैं अप्रैल से जुलाई भी, वीक रिटेल डिमांड है। ये 100 से 110 सीसी वाले बाइक्स की बात हो रही है। तो यहाँ मैं इंजन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक सबको पता होगा 100 से 110 सीसी और 100 सीसी की जो बाइक्स हैं, प्लैटिना, स्प्लेंडर, शाइन, ये सारी बाइक्स होती हैं यूजुअली जो कम पावर की होती है, एवरेज बढ़िया देती है, एंट्री लेवल होती हैं, सस्ती भी आती हैं ये बाइक्स। तो ये इनका कैटेगराइजेशन है ओवरऑल। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बजाज लुक्स टू पिप टीवीएस टू सेकंड स्पॉट इन E2W मार्केट। कंट्री का जो लेगेसी टू व्हीलर जायंट है बजाज एंड टीवीएस, ये दोनों फाइट कर रहे हैं नेक टू नेक बैटल में। यहाँ पे कौन से सेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ठीक है, टू व्हीलर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में जो कंपटीशन है ये बिल्कुल देखने लायक है। यहाँ पे बजाज और टीवीएस नेक टू नेक compete कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट शेयर के लिए, जहाँ पे बजाज टीवीएस को पीछे छोड़ सकता है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो जो पुणे बेस्ड जायंट है जो ट्रेल कर रहा था टीवीएस के काफी पीछे 2 महीने पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, वो अब ऊपर आ चुका है। ये हम बात कर रहे हैं बजाज की, जो टीवीएस से काफी पीछे था इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर जो स्कूटर्स हैं उसमें। तो यहाँ पे इन्होंने मार्केट शेयर इंक्रीज किया। अगर आप वाहन रजिस्ट्रेशन देखें 11.5% से अब ये आ चुका है 19.5% पर, 19% पे। तो काफी बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और बजाज ने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काफी पुश किया है, काफी अफोर्डेबल स्कूटर्स भी इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और अब ये टीवीएस के पास आ चुका है जहां पे 20% का ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा था। तो मार्केट लीडर कौन है इसमें? ओला इलेक्ट्रिक। यस, मार्केट लीडर तो ओला इलेक्ट्रिक ही है, लेकिन इनका जो शेयर है अब ये 40% से गिर के आ चुका है 32.9% पे टिल अगस्त। एंड जून में इनके पास तो 47% मार्केट शेयर था। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज आएंगी ऑफकोर्स ये मार्केट शेयर कम होता रहेगा, ये पॉसिबल नहीं लगता हमें। देखिए जब तक आपका प्रोडक्ट किसी से 10 गुना बढ़िया नहीं है ना, तब तक आप मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते हो किसी भी सेक्टर में। तो अगर आप ओला, बजाज और टीवीएस के अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देखोगे तो कोई 10 गुना का डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि एक कंपनी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर देगी, या तो कोई कंपनी ऐसा कुछ लिया है जो आगे 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी अभी दे दे रही है, तो फिर सिर्फ 10% ही हमें सेल देखने को मिलेगी। बाकी कंपनीज में 90% मार्केट शेयर उनका हो जाएगा। तो जब तक ये नहीं है तो यहाँ नेक टू नेक बैटल रहेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो जरूर सोचिएगा कि आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि टीवीएस की जगह अगर आप बजाज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही 10 गुना होगा या सिर्फ ओला ही 10 गुना होगा। क्या है इनके प्रोडक्ट में ऐसा कि लोग सिर्फ 10 गुना ज्यादा इन्हें खरीदेंगे? ठीक है, प्रैक्टिकली सोचिए तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले पाएंगे। बैलेंस शीट और पीएनएल देख के आप इन कंपनीज का ज्यादा कुछ नहीं पता कर सकते हैं। इनकी हेल्थ एग्जिस्टिंग आप बता सकते हैं, लेकिन अगले 20 साल में जो होने वाला है वो इन चीजों से ही आउटलुक से पता लगता है। जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होती है और लोगों के, इंडिया के जो मार्केट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग कहाँ ज्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टू व्हीलर कंपनीज ने कहा है कि वो प्रिपेयर कर रही है कैपेसिटी फेस्टिवल सीजन के लिए। दिवाली है, दशहरा है, न्यू ईयर है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सबड्यूड रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि श्राद्ध भी है सितंबर में, ठीक है। तो जहां नॉर्थ इंडिया में कंज्यूमर्स नए एसेट्स बाय नहीं करते हैं श्राद्ध के टाइम पे। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप देखने को मिल रहा है इन्हें ऑफ 39% मंथ टू मंथ। एंड लेगेसी प्लेयर्स, मतलब जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे बजाज, उन्होंने कहा है कि 15.5% यहाँ ड्रॉप मिला है इन्हें, और टीवीएस को मिला है करीब करीब ओवरऑल आप देखेंगे 15,500 जो यहाँ पे सेल्स रजिस्ट्रेशन आई है, जबकि पहले कितनी थी? 19,500। तो 4,000 का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो है करीब करीब आप देखेंगे 20%। तो यहाँ पे एथर की अगर मैं बात करूँ, कुछ दिनों में ये भी आईपीओ ला रहे हैं अपना, और ओला की तरह ही कंपनी है ये भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाती है। और यहाँ पे भी करीब करीब ये देखेंगे, यहाँ पे भी हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा बजाज ऑटो ने सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल लॉन्च की, फ्रीडम 125। किसी का कोई रिव्यू है तो ज़रूर बताइएगा इस बाइक के बारे में। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी हेल्प मिलेगा हमें अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर किसी ने यूज़ किया है इसे और किसी को पता है तो इसमें करीब 3,500 से ज़्यादा व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है एक सीएनजी बाइक का लॉन्च होना। इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन ग्रोथ पिक्स अप। यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन ग्रोथ की। इन्वेस्टमेंट
पैसा जो निवेश हो रहा है, कंजम्पशन जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन आता है कहाँ से? आम आदमी से, लोगों से, देश के लोगों से। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? इन्वेस्टमेंट हमारे से नहीं आता, इन्वेस्टमेंट आता है सरकार से। इंडिया में देखिए वैसे तो ग्रोथ ओवरऑल सरकार के इन्वेस्टमेंट से ही होती है ज़्यादातर। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एफडीआईज के लिए काफ़ी सारी लुक्रेटिव चीज़ें बना रही है गवर्नमेंट, बट ये अभी हम लोग सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट इंडिया में। तो इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर ने ओवरऑल पहले से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब होता है ये इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आप घर खरीद रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रोज रोज थोड़ी आप घर खरीदेंगे। कार खरीद रहे हैं, डेली कार थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यार हर महीने आप राशन ला रहे हैं, हर महीने चीनी खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, ये रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप कहेंगे कि ऑयल खरीदना, आटा खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है एक आम आदमी के लिए, घर के लिए, लेकिन कार इज एन इन्वेस्टमेंट या घर लेना इज एन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे ना, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं, निवेश करती हैं, ये इंक्रीज हुआ है 7.5% पे आ गया फ्रॉम 6.4% की ग्रोथ के कंपैरिजन में 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनएसओ का डेटा है, ये तो काफी ट्रस्टवर्दी ही है। एंड जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 31.3% रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत हेविली हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ओवरऑल। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो फंडामेंटल है ना किसी देश का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं और कुछ आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो जहां जब तक इसमें पूरी तरीके से ग्रोथ ना आ जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट यही डेवलप करने में लगी पड़ी है अभी। अगर मैं बात करूँ बाकी डेटा की, तो अगर कहेंगे विद द गवर्नमेंट कमिंग बैक इन बिग वे देयर विल बी एक्सेलरेशन। गवर्नमेंट अगर फिर से आती है इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी बढ़िया एक्सेलरेशन होगा। ग्रोथ प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काफ़ी अच्छा है, मतलब जिसे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन का मानते हैं, जो आप और मैं खर्च कर रहे हैं ना, इसी को बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में इन्होंने बना दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम यहाँ पे देखिए ये है प्रॉक्सी, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। एक फैमिली कितना खर्च कर रही है, और एक फैमिली अब खर्च कर रही है 7.5% ज्यादा, ठीक है, इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में वो 3.5% की ग्रोथ थी। तो यहाँ पार्शियल करेक्शन भी हुआ है स्क्यूड कंजम्पशन डिमांड में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो मेन इंडिकेटर कंजम्पशन के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही स्क्यूड नेचर है कंजम्पशन का, ठीक है, और ग्रोथ कहीं ना कहीं करेक्ट भी हो रहा है। तो जैसे कि पिकअप है टू व्हीलर सेल्स में, ठीक है, ओवरऑल पिकअप है। हम बोल रहे थे कि जितना अभी हमने आर्टिकल पढ़ा कि टू व्हीलर सेल्स में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक हमने बोला लो सीसी वाले सेगमेंट में ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है जितना पहले देखने को मिल रही थी। बाकी ग्रोथ तो टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं एफएमसीजी गुड कंपनीज के, वो भी काफी बढ़िया रिवाइवल दिखा रहे हैं। एफएमसीजी कंपनी जैसे डाबर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, तो ये फेवरेबल है हमारे कंजम्पशन के लिए, और जीडीपी ग्रोथ के लिए भी काफी फेवरेबल है। और यही देख करके मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसीज है वो कह रही है कि इंडिया बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है अगले कुछ सालों में, और अगले साल भी 7.2% का इन्होंने ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया है इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है ना, जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से खर्च कर रही है, वो दिखा रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। पिछले लगातार 3 महीने अगर आप देखो तो एक्सपेंडिचर ग्रोथ नेगेटिव रहा है, पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है। ओवरऑल नेगेटिव केपेक्स ग्रोथ रहा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नेगेटिव है, और केपेक्स ग्रोथ पिकअप हुआ है जुलाई में, और इसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा स्लो पेस पे हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव रहा है, तो वी एक्सपेक्ट कि ये पॉजिटिव जाएगा, एंड वी हैव टू सी कि कैसा हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं। जापान सीक्स रिकॉर्ड डिफेंस बजट अगेंस्ट चाइना। थोड़ा इंटरनेशनल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली जापान की। देखिए जापान की ना डिफेंस पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव थी अगर मैं बताऊं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जापान ने रिकॉर्ड डिफेंस बजट सेट कर दिया है चाइना के थ्रेट के अगेंस्ट। यस, जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को कहा है कि रिकॉर्ड 8.5 ट्रिलियन येन, मतलब $59 बिलियन का डिफेंस बजट होगा अगले साल का, क्योंकि ये डेटरेंस को फोर्टिफाई करना चाहते हैं अपने साउथ वेस्टर्न आइलैंड्स पर, जहां पे चाइना काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये अनमैन्ड वेपन्स, मतलब ऑटोमेटिक वेपन्स जो होंगे, जो बेसिकली किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्हें चलाने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो इनके सर्विस मेंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं इसको ये ओवरऑल कॉम्पनसेट कर सके, क्योंकि ये जापान की मिलिट्री और ओवरऑल सर्विस पर्सनल आप देखेंगे रिड्यूस हो रहा है। मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट है 2025 के लिए, जो तीसरा ईयर है जापान के रैपिड 5 ईयर मिलिट्री बिल्डअप प्लान का गवर्नमेंट की ऑन गोइंग सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। तो जापान एम कर रहा है कि वो स्पेंड करेगा $297 बिलियन थ्रू 2027
और जहां से ये डबल करेगा एनुअल मिलिट्री स्पेंडिंग को टू अराउंड 10 ट्रिलियन येन, मेकिंग इट वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड चाइना। और ये बजट रिक्वेस्ट जो है ये अप्रूव कर दी गई डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग द्वारा। तो इससे क्या पता लगता है हमें, ये न्यूज में क्यों वर्क कवर कर रहा हूँ, देखिए जापानीज सिक्योरिटी हमारा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक इंडिकेटर है बहुत इंपॉर्टेंट। जापान जैसी कंट्री अगर मैं बोलूँ, ये आप देखेंगे तो इनकी पॉलिसीज ऐसे रही है ना कि ये बहुत ज़्यादा कभी आपको दिखेगा नहीं कि बहुत एग्रेशन इन्होंने शो किया है पिछले 50-60 सालों में किसी भी कंट्री पर। बहुत ही पीसफुल इनके रिलेशंस रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहा है कि जापान जैसी कंट्री, जो पीसफुल कंट्री मैं बोलूँगा, जो बहुत ही नॉन एग्रेसिव है, वो अगर इतना डिफेंस बजट अपना बढ़ा रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरनेशनली आगे प्रॉब्लम्स वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो बेवकूफ़ नहीं है, राइट। अगर वो इतना पैसा हटा करके यहाँ खर्च कर रहे हैं अपने डिफेंस में, तो वी कैन सी कि ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया ग्रो कर सकती है। एंड अगर चाइना से जापान को थ्रेट है तो चाइना से इंडिया को भी थ्रेट बिल्कुल है। एंड स्पेसिफिकली हमारे तो दोनों साइड हैं, पाकिस्तान चाइना, जो बहुत अच्छे अलाइज हैं, मैं बोलूँगा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ना कि सिर्फ बजट स्पेंडिंग बढ़ा दे, इस बार डिफेंस ऑफकोर्स हमने कल ही ये आप कल के न्यूज़पेपर चेक कीजिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिफेंस बजट इस बार बहुत बढ़िया होगा, हमारे डिफेंस कंपनीज हाई पे चल रही थी बजट से पहले, बट ऐसा नहीं हुआ, डिफेंस एलोकेशन अच्छा नहीं हुआ और देखने को मिला कि डिफेंस कंपनीज अभी 30% तक क्रैश हो चुकी हैं इंडिया में। एंड बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस बजट हम और इंक्रीज करें, फोकस करें मेक इन इंडिया पे। जब तक हम अपने वेपन्स खुद नहीं बना रहे हैं, हम किसी और से अगर वेपन्स खरीद रहे हैं तो बेसिकली हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमें वेपन सप्लाई करने से मना कर दे तो हम अपने दुश्मन से कभी नहीं लड़ पाएंगे, ना कभी हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और पर, तो हम अपने डिसीजंस कभी खुद नहीं ले सकते एज अ कंट्री। ये हमें सोचना चाहिए एंड बहुत ज़रूरी है कि पैसे भले ही कहीं और से कट करना पड़े, बट रिसर्च पे पैसे खर्च हो, इनोवेशन पे खर्च हो और किसी तरीके से हम अपने डिफेंस में जहां पिछले 60-70 साल से लैग कर रहे हैं वहां कॉम्पनसेट कर पाएं अगले 10 से 20 सालों में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।